कहाँ तक पढ़ लिया था? पिछली क्लास में नहीं थी आप? ओके जी, तो थोड़ी तवज्जो दे दें। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे अबाउट दी सिग्नल्स। हमारा टॉपिक ही डिस्क्रीट सिग्नल्स है। तो सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि सिग्नल डिटर्मिनिस्टिक है या नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम भी कहा जाता है। ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है? जैसे कि आपको पता है कि जैसे अभी आपको पता है कि अगले वीक आपके एग्जाम्स हैं, तो इट इज डिटर्मिनिस्टिक। ऑलरेडी यू नो दिस। तो अगर कोई ऐसी वैल्यूज हो जिस पे, ये तो मैंने आपको एक इवेंट की एग्जांपल दी। इवेंट मैं, लेकिन यहां पे मैं बात करना चाहता हूं अबाउट दी सिग्नल्स, एंड सिग्नल्स हैव दी सम सीक्वेंस। नाउ इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक सीक्वेंस है। 10th वैल्यू के बाद आप 11th वैल्यू बता सकते हैं, 12th वैल्यू बता सकते हैं, 100th वैल्यू बता सकते हैं। तो देन इसका मतलब यू कैन डिटरमिन दैट, and such a signal will be, such a sequence will be called as a deterministic. अब मिसाल के तौर पे आपकी क्लास है, ओके। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे अगर मैं एग्जांपल ले लूं साइन की, तो इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब ये लेडीज एंड जेंटलमैन, कि मैं कहूं y ऑफ n इज इक्वल टू साइन n, साइन n। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, you can predict the, you can find the value, you can find the value of y of n। मिसाल के तौर पे इफ यू पुट n की वैल्यू 1, तो साइन 1 की कोई वैल्यू है? यस। अगर इफ आई पुट हियर 10, साइन 10 की कोई वैल्यू है? बिल्कुल है। इफ आई पुट इस वैल्यू ऑफ 30, साइन 30 की कोई वैल्यू है? बिल्कुल है। तो सच सिग्नल इज कॉल्ड, such a sequence is called deterministic sequence of signal। मेरी बात समझ आ गई? इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल ऑलवेज रिलेटेड बाय द मैथमेटिकल इक्वेशंस, क्योंकि हम मैथमेटिकल इक्वेशन में ही डाल के कोई वैल्यू निकालते हैं। हम हम कोई वैल्यू मैथमेटिकल इक्वेशन में ही डाल के कोई वैल्यू निकालते हैं और कहते हैं ये वैल्यू है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं साइन 91 है, हर एक को पता है। साइन 0 0 है, बस हमने उसमें वैल्यू डाली और एक वैल्यू हमारे कैलकुलेटर ने बता दी कि ये वैल्यू होगी, फिर आउटपुट ये होगा। तो यू कैन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ आउटपुट based on the input, based on the input you are giving to the mathematical equation। मेरी बात समझ आ गई? नहीं है तो बात करें। देन इसके बाद क्लास किसकी है? अच्छा, द सेकंड थिंग इज लेडीज एंड जेंटलमैन, is the non-deterministic, which is also called as the random signals। अब random signals मिसाल के तौर पे अगेन जी, जैसे वन ऑफ द एग्जांपल इज नॉइज सिग्नल, यस। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास अब कोई कॉइन नहीं है, अगर मैं कॉइन लेट करें कि आप एज्यूम करें कि मेरे हाथ में कॉइन है एंड आई टॉस इट, आप नहीं कह सकते वेदर इट बी हेड और टेल। ऐसा ही है ना? देयर इज 50-50% चांस ऑफ बोथ। इट इज रन बाय ए प्रोबेबिलिटी। इसलिए आप कहते हैं कि जी बोथ हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी, इफ इट इज अ फेयर कॉइन इट हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब बोथ हैव 50-50% चांसेस। यस। If I throw a dice, do you know what value will be there? No.
It may take 1, it may take 2, 3, 4, 5, 6, any value. इसका मतलब कि each value again is given a probability, a chance, and that is 1/6. Even if I say, छोड़ दीजिए, आखिरी क्लास है, छोड़ दीजिए. So ladies and gentlemen, if I say that if I throw a dice and the value will come to be the even number, it may be take value 2, 4, 6. It is again 50% chances that it will be an even, 50% chances that it will be a odd. So again, this is an example of a random signal. जिस तरह के इन्होंने अभी कहा white noise, Gaussian noise, which is also called thermal noise, all are random signals. And we cannot determine the value of a random signal. Even the prices in the market, random. कोई ऐसा फार्मूला नहीं है मेरे पास कि मंडे की वैल्यू डालूं तो मंडे के रेट निकल आएंगे, ट्यूसडे के डालूं तो ट्यूसडे के निकल आएंगे. नो. Got it or not? But we can predict the values of the signal, random signal, by using our knowledge which we have learned in chapter number in the class, in the semester 4. खिजरा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था जिसको इस्तेमाल करके मैं इसमें थोड़ा सा हेल्प ले लूं? तो खिजरा बता रही है सिग्नल सिस्टम. आलियान क्या कहती है? तो आलियान और खिजरा कंबाइन कहना चाहती हैं कि प्रोबेबिलिटी फॉर इंजीनियर्स का जो कोर्स पढ़ा था इसीलिए पढ़ा था जी. चलें जी, थर्ड में पढ़ा था. तो दैट सब्जेक्ट इज फॉर वो कहते हैं बुला भी दिया. अभी इस पे आता हूं जी. मेमोरीलेस सिस्टम है ना सारा का सारा. तो जनरल लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सब्जेक्ट जो है दैट वाज दैट द रीजन इट वाज टॉट टू यू पीपल, because most of the signal in our universe are random. ठीक है. So ladies and gentlemen, how? क्या ख्याल है आयशा? आपने आते आते अच्छी अच्छी बातें की, हमने कि हम भी अच्छी अच्छी बातें आपके साथ आगे लेके चलें जी. नहीं? तो आयशा ये कहना चाह रही है, सिर्फ बताती नहीं है आप लोगों को, लेकिन कहना ये चाह रही है कि जनाब व्हेन यू फाइंड द मीन ऑफ सर्टेन वैल्यूज, मिसाल के तौर पे आपको कहा जाता है कि जनाब आज से 2 दिन के बाद बारिश होगी, तो वो क्या कह रहा होता है? वो एक प्रिडिक्शन करता है. इट इज रैंडम सिग्नल. हो ना हो ना हो. कई दफा आप देखते हैं, कहते हैं जी उसमें तो देखा था कि आज सुबह बारिश होगी, तो सब धूप निकली हुई है. बताया जाता है कि जनाब 10% 10 डिग्री से अगले दिन टेम्परेचर कम होगा, नहीं हो रहा होता. व्हाई? बिकॉज इट इज प्रोबेबिलिस्टिक, इट इज रैंडम. तो हाउ यू डू दिस? यू टेक, आपने ये भी देखा होगा, कहते हैं जी सितंबर में टेम्परेचर इतना रहा. क्या हर सितंबर में ये रहा? नहीं. या हर नवंबर में ये रहा? नहीं. व्हाट दे डू? दे टेक द एवरेज ऑफ द कंप्लीट मंथ, which you call it the mean. Now this mean tells you about, give you some notion about the occurrence of the signal. मिसाल के तौर पे if you look at the price of gold and price of silver, चांदी और सोना जी, now the both में वैल्यू की मीन वैल्यू डिफरेंट होगी. मे बी गोल्ड की तकरीबन 2.5 लाख के आसपास, लेकिन चांदी की आई डोंट नो, कुछ आइडिया है किसी को? लेट इट बी 2000 पर तोला या वट एवर, मुझे नहीं पता. इसको ये इशारा कर रही है कि ये नहीं है, तो क्या वैल्यू है फिर? क्या कहूं? कम बोल रही है. 2500 कर ले, 3000 कर लें जी, मेरे से फर्क नहीं पड़ रहा. सवाल समझाना मकसद है. तो दी ऑब्जेक्टिव इज लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप व्हाट यू आर डूइंग, दे आर टेलिंग यू द एवरेज, दे आर टेलिंग यू द मीन. इसलिए आपने अपने उस सब्जेक्ट में मीन कैलकुलेट करते थे.
फिर आप मीन के साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन भी करते थे, आप साथ साथ वेरिएंस भी करते थे, आप साथ साथ में भी स्क्यूनेस भी करते थे, आप साथ साथ कुर्टोसिस भी करते थे, आप साथ साथ कोरिलेशन भी करते थे। ये सारी चीजें आपको वहां पे करवानी चाहिए। क्यों? कि दे टेल मी अबाउट द रैंडम सिग्नल। आता हूं, थोड़ा सा टाइम दें। यहां से कुछ आवाज आ रही है। स्क्यू सिमेट्रिक, नहीं, स्क्यूनेस, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं, लेकिन इट टेल द सिमेट्री। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट इट टेल्स, व्हाट, पहले तो क्वेश्चन ये है कि सादिया बताना चाह रही है कि स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस क्या बताएगी। इतना हम अमाद साहब आके लगे रहते थे बोर्ड पे, वो 16 हफ्ते लगा रहा और सादिया में 1 मिनट में उसका जवाब देना चाह रही है। मीन से कितनी डिस्पर्शन है, दूर है, ऑल द वैल्यूज कितनी हद तक दूर जा रही हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि जी गोल्ड की प्राइस लेट इट बी 2.5 लाख, 2.5 लाख, लेकिन साथ स्टैंडर्ड डिविएशन बता दिया 20,000। इसका मतलब है कि 2030 से लेकर 2070 के दरमियान में ये वैल्यूज, इसके रेट घूमते रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो इट टेल्स यू द स्प्रेड ऑफ द सिग्नल। नाउ फर्दर इफ दिस वैल्यू इज स्मॉल, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आर वेरी नियर टू द मीन। इफ दिस वैल्यू इज लार्ज, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आर वेरी डिस्पर्स्ड। कितना खूबसूरत सब्जेक्ट है, इसलिए कहा था स्टेटिस्टिकल एनालिसिस मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें आप प्रिडिक्ट करते हो। इसी वजह से गोरा जो है वो इन चीजों को इस लेवल पे पढ़ता है कि दे कैन प्रिडिक्ट अबाउट मेनी थिंग्स जो कि हम सोच भी नहीं सकते। एनी आगे चलते हैं। देन आप लोगों ने कहा कोरिलेशन। कोरिलेशन टेल्स अस अबाउट दी how these values, whether these values are dependent on one another or totally independent. Totally independent. That will show you the autocorrelation. That will tell you the autocorrelation. बात कहा था, एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल के साथ रिलेट करवाते हो, कोरिलेट कराते हो, दैट इज कॉल्ड क्रॉस कोरिलेशन। all of these values tells you about the random signals। अब भी नहीं समझ आ रही? कहां पे मसला? थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे बच्चे। लास्ट वन, कोरिलेशन। कोरिलेशन ये बताती है कि जो दो मिसाल के तौर पे आज रेट इंक्रीज हुआ, कल और इंक्रीज हुआ, वेदर दिस इंक्रीज और डिक्रीज इज डिपेंडेंट अपॉन दिस प्रीवियस वैल्यू और नॉट। मिसाल के तौर पे दैट प्राइस इंक्रीज्ड बिकॉज मुल्क में लेट करें ऑयल का कोई मसला हो गया एंड द रेट ऑफ द ऑयल इंक्रीज्ड। अब दिस इंक्रीज, दिस वैल्यू इज अफेक्टिंग द अदर वैल्यू, अगले दिन और कहत पड़ गई और रेट बढ़ गए, तो दे आर डिपेंडेंट। बाज किस्म होते दे आर टोटली इंडिपेंडेंट, कोई आपस में रिलेशन नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दे आर इंडिपेंडेंट वैल्यूज। क्लियर? अब समझ आ गई सना? तो ये सारी चीजें कहां पे आपको मजा देंगी? रैंडम सिग्नल्स में। आगे चलते हैं, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक और एपीरियोडिक। आमना एकदम कह रही है सर मत पढ़ाएंगे, पढ़ा चुके हैं तो मानना पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं टाइम डोमेन में भी और डिस्क्रीट टाइम में भी, कंटिन्यूस टाइम में भी, डिस्क्रीट टाइम में, कि व्हाट इज पीरियोडिक एंड एपीरियोडिक सिग्नल्स। हमने देखा कि हाउ टू फाइंड द एंड द मिनिमम टाइम और द मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स आफ्टर विच द सैंपल आफ्टर विच द सिग्नल रिपीट इटसेल्फ, दैट पीरियड इज कॉल्ड द फंडामेंटल पीरियड। दैट पीरियड इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड एंड द इनवर्स, इसको भी छोड़ दें जी, and the inverse of the time, inverse of this numbers, fundamental frequency। तो आमना के कहने पे हमने शॉर्ट कर दिया इसको।
ठीक है। अब ओकाशा, अगला टॉपिक हमारा है एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स। एनर्जी एंड पावर सिग्नल। एक चीज और भी छोटी सी कर दूं और फिर इस टॉपिक पे आता हूं। अपने मैसेजेस अगर मैं ये पूछ लूं कि हमने ग्रुप बनाया व्हाट्सएप, किस लिए बनाया है? विशाल, किस लिए बनाया है? क्या नाम है आपका? यानी कुछ भी चीज मैं कहना चाहता हूं तो मैं भी उस पर ही कहता हूं, और आपने कहना है तो फिर भी आप उस पर ही कहें। लेकिन मोस्टली आप लोगों का ये होता है कि आप क्वेश्चन अपने कोई भी चीज एक इंडिविजुअल मैसेज डालते हैं, और उस इंडिविजुअल मैसेज का ना कोई सर होता है ना पाँव होता है, मुझे पता ही नहीं चलता कि बंदा कौन है। और अगर पता हो भी तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं 120 लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। मिसाल के तौर पे अभी एक स्टूडेंट कहते हैं जी कल क्लास होगी कि नहीं होगी, अब ना उसका मुझे नाम पता है, ना मुझे उसका सेक्शन पता है, ना मैं ये फाइंड उस वक्त कर सकता हूँ। अब मुझे पता है कि आज मेरी क्लास ए और सी के साथ है, बी के साथ नहीं है। अगर मैं उसे कहूँ कि निश्ता, तो हो सकता है वो ए और सी में हो, कि जी आप ही ने कहा था कि जी क्लास नहीं है। और अगर मैं उसे कहूँ कि नहीं है, तो हो सकता है कि वो आज बी सेक्शन में है और मैं उसे कहता हूँ क्लास है आज भी। तो स्टूडेंट मोस्टली मतलब दो दफा ऐसा, एक जासिम ने का मैसेज किए दो, और आगे आके जी सर आपने को मैंने 2 दफा मैसेज किया, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। भाई आप इंडिविजुअल मैसेज क्यों करते हैं? अब कल मेरे ख्याल से मियाँ समथिंग, इतना बुरा वक्त नहीं आया, तो समथिंग मियाँ वो स्टूडेंट का नाम बताता है और एक क्वेश्चन करता है। भाई ग्रुप में करो ना, कि अगर मैं जवाब भी दूं तो कम से कम सब तक तो चला जाएगा ना, मेरा एफर्ट जो है वो उसका कोई फायदा तो होगा। वन टू वन कन्वर्सेशन करने का फायदा क्या? क्या आप वो सवाल छुपाना चाहते हैं? कोई पर्सनल चीज हो तो वो दैट्स राइट, आप समझते हैं कि जी नहीं दैट डजंट नीड टू बी डिस्कस्ड इन द ग्रुप, फिर बात बनती है। अब ये पूछना हो कि कल क्लास होगी कि नहीं होगी, तो भाई क्लास में उसमें पूछ लो फॉर एग्जांपल, या कोई टॉपिक पे कोई क्वेश्चन है इस पे पूछ लो। इंडिविजुअल का तो नंबर आता है, नाम भी मेरे पास नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि कौन है और कौन नहीं है। तो इसलिए इस चीज से एक नंबर टू, ये भी आपको बताता चलूं कि ज्यादातर लोगों का ये आ, गिला होता है, क्योंकि जब भी हम नाकाम होते हैं तो हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज है जिस पे डाल दो तो अपनी जान बच जाती है, सिस्टम खराब। तो बाज स्टूडेंट ये कहते हैं कि जनाब हमने अपना रिज्यूमी डाला, उन्होंने मांगा जॉब के लिए और हमने रिज्यूमी दे दिया, कभी उन्होंने हमें जवाब ही नहीं दिया। रीजन ये है कि उसके पास हजारों रिज्यूमी गए हैं और उसको दिया गया है कि जी 2 दिन में इनको स्क्रूटनाइज करके बताओ कि किन को आगे लेकर चलना है और किन को नहीं लेकर चलना। अब आप इस बात को अंदाजा नहीं कर सकते, लेकिन मोस्टली एक बंदे को 10 सेकंड मिलते हैं एक रिज्यूमी को इधर या उधर करने के लिए, क्योंकि लाजमी तौर पर एक एक के ऊपर वो घंटा तो नहीं लगा सकता। अगर वो एक एक घंटा लगाए तो दिन में तो 8 से 10 ज्यादा से ज्यादा होंगे, और अगर हजारों हैं तो फिर तो वो बस तनख्वाह लेता रहेगा मुफ्त की। तो उसे 2-3 दिन दिए जाते हैं कि भाई देखो जो हमें सूट करता है उसको अलग करो, जो नहीं करता उसको अलग कर दो। 10 सेकंड में आपने उसको इतना कुछ दिया, ऐसी चीजें दी जो कि रेलेवेंट ही नहीं है, तो वो आपके रिज्यूमे के साथ क्या करेगा? फेंक देगा, गार्बेज। अब आप कैसे ये चीज इंश्योर करेंगे? भाई आप आपसे वो मांग रहा है कि मुझे ये स्किल्स चाहिए, आपका जवाब ये बनता है कि आप अपने रिज्यूमे में एक खास जगह पे उसको बताएं कि जी ये स्किल मेरे पास हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे वो कहता है कि जी आपको स्विच की कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, आप उसे कहते हैं मैंने स्विच की कॉन्फ़िगरेशंस मुझे आती हैं और ये इसका प्रूफ है, मैंने ये सर्टिफिकेशन इसमें रखी हुई है, दैट मेक्स यू एलिजिबल देयर। आप ये बात तो करते ही नहीं है, आप कहते हैं जी आई एम ए मुस्लिम, आप उसे बताते हैं कि जी आई एम फ्रॉम करक, आप उसे बताते हैं कि जी मेरी हॉबी जो है वो अर्ली मॉर्निंग वो है, कहते मैं इससे क्या करूं? तो लाइन तो पे उसको गिरा के बाहर ही फेंकना है ना उसने। तो यहां भी आपका क्वेश्चन न सर न पाँव डाल दो, अगला फिर जवाब नहीं देता। ठीक है, वापस आ जाइए जी। तो आपने कहा कि जनाब चले एनर्जी पावर को बाद में करता हूं,
पहले कॉजल एंड नॉन कॉजल, उस लड़के का क्वेश्चन ये था, कॉजल और नॉन कॉजल के बारे में। तो कॉजल और नॉन कॉजल और एंटी कॉजल में लेडीज एंड जेंटलमैन ये फर्क है, तीन किस्म मैंने रख दिए, एक कॉजल, एक एंटी कॉजल और एक नॉन कॉजल। ठीक है, बातें नहीं भाषा। तो जनाब हमने कहा कि अगर मेरा एक सिग्नल है दैट इज एन इज इक्वल टू जीरो, दैट इज द इंडेक्स, दैट इज डेफिनेटली द पॉजिटिव पार्ट, एन इज ग्रेटर देन जीरो, एंड यू अंडरस्टैंड दैट दैट इज लेस देन, एन इज लेस देन जीरो। एग्रीड? ओके। नाउ यहां पे आपने ये देखना है कि अगर आपका जो सिग्नल की वैल्यू है, आपके सिग्नल की वैल्यू अगर इस रीजन में जीरो है, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब सिग्नल कैन एग्जिस्ट एट जीरो एंड द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एन। जैसे मिसाल के तौर पे व्हाट यू विल थिंक अबाउट द यू ऑफ एन और व्हाट यू विल बी थिंकिंग अबाउट द डेल्टा ऑफ एन। जी हाफिजा, क्या ये मेरी इस बात को पूरा करते हैं? ये दोनों सिग्नल्स क्या मेरी इस बात को पूरा करते हैं? यस सर, कि फॉर एन इज लेस देन जीरो, द वैल्यू ऑफ यू ऑफ एन इज जीरो। For n is less than 0, the value of delta of n is 0. Agreed? Then it is a causal system. Then it is a causal system. मुश्किल अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि अगर मैं इसके ऑपोजिट आ जाऊं, ये जीरो, ये वही n इज ग्रेटर देन वन, ये वही n इज लेस देन वन, जैसे मुस्लिम एंटी मुस्लिम्स। तो अगर ये कॉजल, तो इसका मतलब मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं एंटी कॉजल्स। इसका मतलब ये है कि यहां पे इसकी वैल्यू जीरो हो, इसकी वैल्यू जीरो हो, आप पूछ ना उसके। इसका मतलब क्या हुआ? यू ऑफ व्हाट यू विल बी थिंकिंग अबाउट यू ऑफ माइनस एन, व्हाट यू विल बी थिंकिंग अबाउट यू ऑफ माइनस एन? इट इज ओनली अवेलेबल हेयर, इट इज अवेलेबल हेयर बट नथिंग हेयर। So this become an example of a anti-causal system. Clear? And if the signal is available on positive as well as negative both and at zero as well, then it will be called as a non-causal system. Non-causal signal, sorry. Any mushkil? Any mushkil from the last row? नहीं? ओके जी, आगे चलते हैं। फर्दर आप लोगों को कहा था कि असाइनमेंट वगैरह आपस में भी चीट ना करो और चैट जीपीटी के पास भी मत जाओ, कहा था विशाल। तो फिर क्यों गए? तो जाना गुनाह था, गुनाह की पहली जो सजा थी वो जीरो से दी गई, आज आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। लेकिन अगर दोबारा रिपीट किया, चाहे चैट जीपीटी को चाहे अपने दोस्तों को, तो इसका मतलब क्या होगा काशा? नहीं जी, असाइनमेंट में जीरो नहीं जी, सिंपली एफ ग्रेड। फिर अच्छा इलाज ये होगा कि फाइनल मत दें, क्योंकि ऐसे पेरेंट्स को जाके कहेंगे कि जी एफ मिला है, कहेंगे क्या किया है, फाइनल फेल किया है? नहीं, फाइनल फेल नहीं किया, चीटिंग की थी। तो बेइज्जती होगी, उसे कहें जी वो गलती से बीमार हो गया था उस दिन, फाइनल के लिए नहीं जा सका, इस वजह से फेल हो गया। तो चीटिंग पे सख्त मेरा रवैया है। और फिर भी कई लोगों ने चैट जीपीटी भी इस्तेमाल किया, जिन्होंने किया उनको पता है, और जिन्होंने उन्होंने समझा कि शायद ये सिग्नल सिस्टम की लैब है, कि वहां पे चैट जीपीटी को दो और जवाब आएगा और वो हम दिखाएंगे और ए ग्रेड आएगा, यहाँ पे एफ आएगा। ओके जना,
उसके बाद कॉजल, नॉन कॉजल, एंटी कॉजल, क्लियर एवरीवन। फिर है इसके बाद इवन एंड ऑड। तो हमने इसमें भी बात की हुई है। इवन क्या है? जो कि सिमेट्रिक है, यानी जो वैल्यू प्लस पे है वही वैल्यू नेगेटिव पे भी एम्पलीट्यूड है, सिमेट्रिक। ना समझ आ रही तो पूछो, ये पढ़ा हुआ है इसलिए दोबारा शॉर्ट में कर रहा हूं। ठीक है ये बात। तो इसी तरह अगर आप एक तरफ सिमिट्री है, दूसरी तरफ एंटी सिमिट्री है, यानी एक तरफ +1 है तो दूसरी तरफ -1 है, एक तरफ +2 है तो दूसरी तरफ -2 है, तो दैट इज ऑड सिग्नल। और ये भी बताया है कि आपका सिग्नल जो है दैट मे कंप्राइज मे बी ए प्योर इवन, मे बी a pure odd, or may be a combination. It may constitute of some real part, some even part and some odd part. Clear everyone? इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना। अब हम आते हैं जनाब, एक ही चीज हमारी रह गई, एंड दैट इज दी एनर्जी एंड पावर सिग्नल, एनर्जी एंड पावर सिस्टम। जनाब, now how you will define this odd and even? And the answer is here, and the answer is here. जनाब क्या कहता है? अ सिग्नल, कहता है सिग्नल इज सेड टू बी एनर्जी सिग्नल if you calculate the energy and found that the energy is greater than 0 and less than infinity, which means some finite value. If the signal give you an energy which is finite, that then the signal will be called as a energy signal. And how you will find it? Very simple. आपने अगर याद हो, एनर्जी इज लाइक ए वर्क, एंड वर्क इज की डेफिनेशन जो बेसिक है, v² डिवाइडेड बाय, जैसे पावर होता है v² डिवाइडेड बाय समथिंग, एंड इफ यू टेक समथिंग एज नॉर्मलाइज्ड तो दैट इज 1। नॉर्मलाइज में क्या होता है? यू टेक सम वैल्यू, मिसाल तो अगर इफ यू पासिंग ए सम वोल्टेज थ्रू अ वायर, you assume that the resistance of the wire is 1 ohm, तो आप कहते हैं दैट इज ए नॉर्मलाइज्ड। तो बेसिकली इट इज द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, v², I², याद आ रहा है? पावर इज इक्वल टू v² बाय r, I² r। तो दैट इज द स्क्वायर, व्हाट इज v² and I²? दैट इज द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द सिग्नल। तो सिंपली आई कैन से that if your signal is continuous, ladies and gentlemen, it means that x of t जो भी सिग्नल है उसका स्क्वायर लें, and if it is a continuous signal and you want to find the area under the curve, तो फिर ये बात क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। तो इसलिए you can see that we are integrating from -infinity to +infinity, and you are getting some joules. But in the discrete time Akasha, we, instead of the time, we have the summation. So integration is replaced by summation, and you are summing your signal, taking square, summing, square, summing. क्लियर मेरी बात? इसी तरह अगर पावर सिग्नल है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो उसकी डेफिनेशन क्या है? वेरी राइटली उसी तरह, इफ द पावर, और ये भी डिफाइन करेंगे कि अगर क्वेश्चन पेपर में मिल जाता है, किसकी एनर्जी फाइंड करनी है, किसकी पावर फाइंड करनी है, और फिर उससे दूसरी वैल्यू कैसे निकाल लेनी है। ठीक है? तो यहां पे हमने क्या कहा? इफ द टोटल एनर्जी इज फाइनाइट, इट इज ए एनर्जी सिग्नल। इफ द एवरेज पावर इज फाइनाइट, इज ए पावर सिग्नल। क्यों मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया एवरेज? एवरेज में आप किसी चीज पे डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आप सब लोगों के जेब में जितने भी पैसे हैं वो निकाल के कहूं टेबल पे रख दो, और एवरेज फाइंड करना चाहूं, तो लेडी एट द बैक,
क्या तरीका अख्तियार करूं? आई वॉन्ट टू शो डेट सेक्शन सी। सेक्शन सी वालों के पास एवरेज पैसे कितने हैं हर स्टूडेंट के पास? क्या करूं? कितने पे डिवाइड करूं? जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो इसका मतलब डिवाइडेड बाय समथिंग जब करते हो तो इट गिव यू द एवरेज। तो व्हाट यू डू पावर में? एनर्जी बाय टाइम। इसका मतलब कि यू आर डिवाइडिंग बाय टाइम, यानी पर सेकंड में ला रहे हो। तो दैट द रीजन द वर्ड विच आई यूज, एवरेज पावर। If it is finite, yani greater than 0 and less than infinity, your signal will be is called as the power signal. क्लियर हो गया? इसको जगाओ। ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे आप देख सकते हैं द सेम इनर, वही फॉर्मूला, लेकिन मैंने इसको टी पे डिवाइड कर दिया। उसी तरह यहां पे मेरा उसी तरह वही से वही एनर्जी, लेकिन मैंने उसको नंबर ऑफ सैंपल्स पे डिवाइड कर दिया। आप कहेंगे ये 2n+1 कैसे हो गया है? 2n+1 कैसे हो गया है? इसकी वजह यह है कि आपने -n से +n तक लिया है। तो अगर मैं -5 से +5 तक लूं तो कितने सैंपल्स बने? 10। वेरी नाइस जी जेंटलमैन, 10। आप भी दोस्त हैं उसके जी। आप 11। बताएं इन दोनों को किस किस तरह 11? जीरो भी है, 5 से -5 से 1 तक, फिर 1 से 5 तक, दरमियान में जीरो भी है। तो दैट द रीजन 2n+1। हाँ, अगर ये 0 से n तक होता तो फिर मैं इसको n पे डिवाइड करता। तो इसलिए मैंने कहा कि रटो मत। इट इज द एनर्जी पर यूनिट सैंपल, इट इज द एनर्जी पर यूनिट टाइम। दैट द रीजन व्हाई आई हैव रिटन हियर, आई हैव मेंशन हियर द पीरियड। एक पीरियड में फाइंड करो और पीरियड के लेंथ पे डिवाइड कर दो, फंडामेंटल पीरियड पे डिवाइड कर दो। नहीं क्लियर? ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद अगर आपको ये है तो ये 3-4 बातें जरा याद रख लो। लेकिन मैं नहीं कह रहा रट लो, समझाता हूं। पहली बात तो मैंने क्लियर की कि जनाब ये है इसकी डेफिनेशन। अगर इसके साथ आपका कोई मसला है तो वी कैन टॉक अबाउट। है मेरी पहली लाइन के साथ कि if the energy is finite, the signal is energy signal. If the power is finite, signal is a power signal. है इसके साथ जी? है किसी को इसके साथ मसला? नो। अगर इसमें मसला नहीं है तो फिर हम आसान हो गए। हमने कहा इसका मतलब जब एनर्जी है तो एनर्जी सिग्नल, एनर्जी इज द समेशन ऑफ द सैंपल्स। तो यू नीड टू हैव द टाइम लिमिटेड सिग्नल टू हैव दिस डेफिनिशन वैलिड। यू नीड टू हैव द टाइम लिमिटेड। एक खास टाइम में होगा तो यू सम 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 होगा, ये हो गया। और अगर ये एक टाइम लिमिटेड है तो इसका मतलब मोस्टली इट इज अ नॉन पीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक सिग्नल तो रिपीट फॉर एवर। क्यों काशा? इसलिए यहां पे लिखा कि मोस्टली एनर्जी सिग्नल्स आ रहे। तो अगर आपको कोई सिग्नल दे दिया जाए और आप देख रहे हैं कि ये नॉन पीरियोडिक है तो एनर्जी सिग्नल है, एनर्जी फाइंड करो। पावर भी करोगे लेकिन एनर्जी करो और पावर निकाल लोगे। इसी तरह क्या कहा कि लाजमी तौर पे अभी आपने कहा कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, यही कहा ना? इसका मतलब एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। इसका मतलब कि एनर्जी ऑफ ए पावर सिग्नल, क्योंकि अगर ये एनर्जी सिग्नल है तो अभी आप देखेंगे कि अगर एनर्जी सिग्नल, इसकी पावर जो है इन्फिनिटी है। क्यों? क्योंकि पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, यही होता है ना? सो यू आर फाइंडिंग द एनर्जी। तो इसका मतलब कि टाइम आपका, ये बात यहां से क्लियर होगी कि टाइम आपका यहां पे नॉन लिमिटेड है, क्योंकि आपका सिग्नल पीरियोडिक है। तो पीरियोडिक सिग्नल है तो टाइम, इसका मतलब है कि ह्यूज है। तो ह्यूज वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज ए ह्यूज। दैट द रीजन एनर्जी ऑफ ए पावर सिग्नल इज इंफिनिटी। ठीक है?
जी दोबारा रिपीट ले। हमने ये बात जब यहां पे की कि जनाब ये टाइम लिमिटेड सिग्नल है, यानी कि नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, यहां पे हमने उसके ऑपोजिट कहा, नॉट टाइम लिमिटेड विच मीन पीरियोडिक। पीरियोडिक मीन्स गोइंग टू इंफिनिटी। इफ योर टाइम इज गोइंग टू इंफिनिटी, gentleman Okasha, what will be the value of energy? इंफिनिटी। टी कुछ भी है, टी इंफिनिटी है, बात पूरी हो गई। जबकि यहां पे क्या हमने कहा, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। अब एनर्जी टाइम इज लार्ज, एनर्जी डिवाइड बाय वेरी लार्ज थिंग टेंड्स टू जीरो। बात समझ आ गई? अगर ये मेरी बातें समझ आ गई तो अगली टॉपिक, अगली चीज आपके लिए आसान हो जाती है। क्या? मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा जाए कि जनाब चलें ये एक सिग्नल है, ये है या ये है, जो भी है, या ये है व्हाटएवर, इसका क्या फाइंड करो? पहला तो कहता है फाइंड वेदर द फॉलोइंग सिग्नल्स आर एनर्जी एंड पावर। पहले तो ये बताओ, एंड फाइंड इट्स वैल्यू। अब मिसाल के तौर पे एक नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, तो आप उसकी पावर फाइंड करने में लग जाओ। दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू पुट योर माइंड देयर ड्यूरिंग द एग्जाम। क्लियर? तो अब मिसाल के तौर पे वन ऑफ द एग्जांपल इज, फॉर एग्जांपल आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन, you know that is a periodic signal, you know that cos is a periodic signal, this cos plus sine is a periodic signal, this sine n pi is a periodic signal। बता दिया कि पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है, पावर सिग्नल होता है। पावर फाइंड करो। पहले तो ये वाला क्वेश्चन का जवाब दो कि पावर है कि एनर्जी है। जब ये हो जाए तो फिर उसकी पावर फाइंड की, तो एनर्जी इज टक, नथिंग मोर। मेरी बात समझ आ रही है? अब इसके मुकाबले में अगर इसको देखूं तो दैट इज ए फाइनाइट, 0 से लेके 10 तक एनर्जी। कौन सा बच्चे? नहीं, मैंने कहा कि ये ले रहा है 0 से 10 तक, तो इसका मतलब है कि दैट इज द फाइनाइट वैल्यू। तो एनर्जी सिग्नल पे जाओ, एनर्जी फाइंड करो, पावर साथ ही फाइंड हो जाएगी। कैसे? अभी देख लेते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। मिसाल के तौर पे इफ आई गो देयर, दिस इज माय सिग्नल दैट इट हैज अ वैल्यू, इट हैज अ वैल्यू ऑफ n when the value of n is less than or greater than or equal to 0, less than 5, and lady at the back, what will be the value of n? What values of index I can take? Looking at this condition, what values of n you 0, 1, 2 up to 4, क्योंकि यहां पे लेस देन 5 है। अगर यहां पे 5 से लेकर 10 तक है, तो इसका मतलब इस टाइम में सिग्नल की वैल्यू ये है, इस टाइम में सिग्नल की वैल्यू, इसलिए मैंने 0 to 4 एंड देन 5 to 10 ले लिया। बाकी भी सिग्नल है ही नहीं। तो नाउ वेरी सिंपल, एन की वैल्यू क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, स्क्वायर करता गया। यहां पे 10 माइनस 5 है, 10 माइनस 6 है, 10 माइनस 7 है, 10 माइनस 10 है, इसको स्क्वायर करता रहा, एंड आई गॉट द एनर्जी विच इज 85 जूल्स। नाउ पावर इज एनर्जी बाय टाइम, सो टाइम इज divided, if it is energy signal, that time is an infinite quantity, it tends to give me an answer 0 watt। मुश्किल? सिंपल। इसी तरह अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि ये ले लो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ले लो, ये ले लो, सॉरी ये ले लो, नो यू नो इट इज ए पीरियोडिक सिग्नल, go for the power, it is a periodic signal, go for the power।
यू नो पावर के लिए फार्मूला बताया कि जी टेक दिस सिग्नल एक्स ऑफ टी and integrate it for a single period, and single period is from 0 to t or from minus t by 2 to plus t by 2 for a single period. अब आपको पता है कि यहां पे आपने ये cos स्क्वायर हो जाएगा, एंड फ्रॉम योर बेसिक एफएससी आपको पता है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1, याद है? And from this you can calculate the cos square is equal to 1 plus cos 2 theta divided by 2. Put it here and solve it simple. And when you solve this question, ladies and gentlemen, as you can see here, you are getting a value which is a square by 2. A square by 2. So you have the power value now. You have the power value now. And you know, power is equal to energy by time. So whatever the power is, and you multiply it here to remove it from here. So power is a square by 2, but this is infinite quantity. And that makes the energy as infinite. मुश्किल है ना? Clear? Clear everyone? Now, ladies and gentlemen, if you are clear with this, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आप पे आ सकता है, कोई लाजमी नहीं. Ladies and gentlemen, with this I go to the back here. So we covered deterministic random, we covered periodic aperiodic, we covered energy power, we covered causal non-causal, we covered even and odd. अगर इनमें से पांचों में से मैंने कोई एक भी नहीं पढ़ाया, आज नहीं काफी दिनों से पढ़ा रहा हूं, तो काशा कह सकता है कि नहीं जी ये आज चीजें आपने नहीं पढ़ाई. कह सकते हो काशा पढ़ाई है? तो वो कहते हैं जी पढ़ाई है, तो बस इसलिए आगे चले जाते हैं. अगर अगर पढ़ाई है तो फिर मैं चला जाता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन सिस्टम्स पे. फिर मैं चला जाता हूं सिस्टम्स पे. सिस्टम क्या करता है? यू नो, इट टेक्स एन इनपुट and give an output, but what it do, that is important. It operates. Some operations are performed. Some operations are performed. अब हमें आप योर नेम मोहसिन, मूसा. तो मूसा ने कहा कि जनाब वो क्या ऑपरेशंस हैं? भाई एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, टाइम शिफ्ट है, वॉल्यूम एम्पलीट्यूड स्केलिंग है. मेरे ख्याल हमने सारे पढ़े हैं. देखिए ना, यही आप मिड के बाद आएंगे तो विल बी स्टार्टिंग इंशाल्लाह विद दी कन्वोल्यूशन. और यहां से मुझे आवाजें आ रही है, कन्वोल्यूशन यही सब कुछ है. क्या है? शिफ्टिंग. क्या है? मल्टीप्लिकेशन. क्या है? एडिशन. और हम इतना डरते हैं कन्वोल्यूशन पता नहीं कौन सी बला है. तो दैट इज बेसिकली द जॉब ऑफ द सिस्टम, दैट इट परफॉर्म्स यही सिंपल सिंपल टास्क. नाम रख देते हैं एक मुश्किल सा और हम डर जाते हैं. कन्वोल्यूशन से ऑलवेज आप डरते हैं कि पता नहीं क्या बला है, लेकिन बेसिकली अगर देखें तो ये तीन चीजें आपने अप्लाई की थी वहां पे, एंड यू गेट द आंसर. ठीक है मूसा? ओके. इसका मतलब ये हुआ कि मैं कह सकता हूं कि माई सिस्टम इज, मैं कह सकता हूं कि माई सिस्टम इज समथिंग विच परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन माई इनपुट एंड गिव मी एन आउटपुट. इसका मतलब है कि मैं कह सकता हूं कि y ऑफ n is equal to some transformation on my input, and that transformation is performed by the system, which may be a continuous time system or may be a discrete time system. ठीक है कि नहीं? ओके. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर इस बात से हम एग्री कर गए
तो फिर हम मुख्तलिफ टाइप्स के सिस्टम्स को भी थोड़ा सा देखिए, यही बात यहां पे बता रहे हैं कि एक्स ऑफ एन के ऊपर कोई ऑपरेशन हुआ एंड दैट ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय द सिस्टम एंड गिव यू एन आउटपुट, and mostly this operation is also represented by the response, impulse response, h of n. Good. Ladies and gentlemen, अब हम आते हैं इन कम से कम 7 में से 6 सिस्टम्स की बात करना चाहते हैं। इनमें से कुछ आपने पढ़े हुए हैं। मिसाल के तौर पे नंबर 1 पढ़े तो सारे के सारे आपने सिग्नल सिस्टम में हुए हैं। क्यों हाफजा? चलिए, मैंने पहले 6 कहा, तो डू यू एग्री विद मी कि ये हमने सिग्नल सिस्टम में पढ़े हुए हैं जी? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, memory system and memoryless system, which is also called as memory system as the static system, and memory system are the dynamic systems. Memoryless system जैसे हमारा सेक्शन सी, मेमोरीलेस सिस्टम, सिर्फ इनको उस दिन फाइनल के एग्जाम के दिन फाइनल याद होता है कि आज पेपर है, उससे पहले जो कुछ हुआ है वो कहते हैं वो याद नहीं है सिर्फ जी। मिड टर्म, यही कह रहा हूं, सिर्फ मिड टर्म के दिन मिड टर्म याद होता है, आज मिड टर्म है, उससे पहले जो कुछ किया है वो काशा कहता है ये वाली बातें ना करें जी। तो इसका मतलब दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मेमोरी लेस सिस्टम। जैसे मिसाल के तौर पे, इफ आई टेक लेडीज एंड जेंटलमैन, if I take y of n, which is my output, as I said earlier, and that is equal to twice of my x of n. क्यों खिजरा? तो what it is? Memoryless system, because the present input value is used to give me the present output value. Just what it is doing, it is multiplying by a constant. It is like an amplifier, you may call. It may be, you may call it as a प्यारा प्यारा एम्पलीफायर। एवरी इनपुट उसको दिया जाता है, ये उसको डबल कर देता है। अगर ये मेरी बात दुरुस्त है, अगर ये मेरी बात दुरुस्त है, तो फिर क्या ख्याल है कि ये, सॉरी सायरा, क्या ख्याल है? खिजरा खुश हो गई कि क्वेश्चन आगे चला गया। कौन सा सिस्टम है? स्टैटिक मीन मेमोरी लेस। सायरा का ख्याल है कि ये मेमोरी लेस सिस्टम है, जबकि खिजरा का ख्याल है कि ये मेमोरी सिस्टम है। मसला बन गया जी जेंटलमैन। ना आप जो पीछे गर्दन कर रहे हैं उसी का सवाल होता है। गर्दन किसने पीछे की? हाथ उठा दे, नाम बता दे। गर्दन आपने पीछे की तो फिर ना बता देना नाम। क्या नाम है आपका? उमर साहब। कौन सा है? यहाँ पे हमारे पास एक मसला आ गया है। खिजरा कहती है कि ये एक मेमोरी सिस्टम है, जबकि सायरा कहती है कि मेमोरी लेस स्टैटिक सिस्टम है। मेमोरी लेस। क्या ख्याल है? आखिरी एक ले लेते हैं। क्या कहना चाहती हैं यू पेन के साथ? मेमोरी सिस्टम, यानी वो खिजरा के साथ आप, बाकी सब जो है वो कहते हैं मेमोरी लेस है, आप कह रही हैं कि मेमोरी है। कह रही हैं, रीजन बताएं। और ये रीजन नहीं हो सकता खिजरा ने कहा है, ये तो नहीं हो सकता ना जी। रीजन है कोई? तो फिर तो बात नहीं बनी। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका रीजन ये है कि खिजरा ठीक है, उमर खफा हो गया। तो
इसकी वजह यह है कि मिसाल के तौर पे इफ यू टेक y ऑफ 1, n की वैल्यू 1 पुट करते हो तो x की वैल्यू क्या होगी? 2। होना तो ये चाहिए था बाय लुकिंग एट हेयर कि अगर हमें y ऑफ 1 मिला है तो x ऑफ 1 की वजह से मिलता, x ऑफ 1 की वजह से मिलता। इस तरह अगर मिसाल के तौर पे x y ऑफ 2 x ऑफ 4 की वजह से मिल रहा है, 2 2 सा 4 है ना। इसका मतलब यह है कि हमें जो प्रेजेंट इनपुट है वो हमें y इक्वल टू 2, यानी कि x, ये x 0 है, ये x 1 है, ये x 2 है, तो x ये वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज द फर्स्ट वैल्यू इन माय आउटपुट। देन द फोर्थ वैल्यू फ्रॉम हियर will be taken as the second value in my output. Am I right? इसका मतलब that is the output is not dependent upon the present value of the input. It is not dependent upon the present value of the input. That's the reason Khesra is right. क्यों उमर? ये रीजन था कि कुछ और सोचा था? लेकिन उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया था। आता नहीं था, ये जवाब नहीं दिया, श्योर नहीं थी। ओके, अब श्योर हो गई। तो व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल इट इज? वन अदर एग्जांपल व्हिच आई कैन गिव यू, you will be studying in your 7th semester inshallah the control systems। ठीक है बात? कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल सिस्टम कहते क्यों है? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द फीडबैक फ्रॉम द आउटपुट। इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द फीडबैक फ्रॉम द आउटपुट। the out feedback यानी कि आउटपुट इज गिवन टू द इनपुट टू टेक द डिसीजन। मिसाल के तौर पे यू वांट टू कीप द टेम्परेचर ऑफ दिस रूम बिटवीन 23 एंड 25। तो जो ही आपका टेम्परेचर 25 पे पहुंचता है, दैट फीडबैक इज गिवन टू द इनपुट एंड द इनपुट ऑर्डर्स द एयर कंडीशनर जल्दी करो, टेम्परेचर बढ़ गया है। एंड 25 से टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, एसी ऑन हो गए। व्हेन इट रीचेस टू 23 अगेन द फीडबैक कम्स देयर। जब वो 24 होता है यानी दरमियान में है, फीडबैक उस वक्त भी आती है लेकिन अच्छा मतलब कुछ एक्शन ना लो। लेकिन जो 23 होता है कहा जाता है एक्शन लो, टेम्परेचर गिर गया है, तो दैट इज दी फीडबैक। इसका मतलब है कि आई कैन से दैट माय आउटपुट is dependent upon, for example, my input plus some value from the output। क्यों मूसा? What type of system it is? जी, is it a system? It is a memory system because of this. It has to keep the previous input into the memory to get the present value of the in the output। क्यों शफक? ठीक है, तो अगर ये क्लियर हो गया तो देन आई गो टू द कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम। कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम, ये वो सवाल था जो कि उस स्टूडेंट ने पूछा कि जी इसमें क्या फर्क है। तो आई एक्सप्लेन, तो रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए उसको भी मिल जाएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बाय कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम मींस that if my output y of n is dependent upon the present input and the past values of x of n, present x of n, present value of x of n, then which means doesn't depend upon the future values। पास्ट लिखा, प्रेजेंट लिखा, किसको छोड़ा? पास्ट को छोड़ा, फ्यूचर को छोड़ा। such a system will be called as a causal system, and most of the systems are causal। That's the reason we say mostly physical system are the realizable systems are causal systems। नहीं समझ आ रही?
नहीं आ रही समझ? ओके, अगर आ रही है, एंड इफ द आउटपुट इज डिपेंडेंट अपॉन also future values, then definitely it is a non-causal system. It is a non-causal system. अब मिसाल के तौर पे, अभी हमने कहा कि जी हमने अभी का टेम्परेचर दिया और हमने प्रीवियस इनपुट का ला के वो दे दिया, इसका मतलब वो भी तो इनपुट हो गया। अब वो पास्ट वैल्यू है, वो क्या है? पास्ट वैल्यू है। इसका मतलब क्या, सिंपल कर लेते हैं, y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n प्लस x ऑफ n माइनस 2 plus 2 time of x of n minus 3, for example. So it has the present value and the past values. Kyun Kasha? Which means that system which transforms this input into this output is a causal system. क्यों सुमाइका? नहीं समझ आ रही? तो फिर नॉन कॉजल सिस्टम की एग्जांपल दे दो, रिपीट कर दे। तो देखें यहां पे आपको अभी बताया कि दिस इज ए एग्जांपल ऑफ ए 2n किया, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए डायनामिक, that is the past value, that is the past value of the input, that is called a difference equation, sorry, what we call it, we will be talking about the difference equations after the midterm inshallah, ठीक है? But it represents the which system? यहाँ पे memory system, ठीक है ना? ओके, फिर लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मैंने बताया कि योर output is dependent upon only on the present input or depending upon the present input and the past values. That is the example of the causal systems. Your output, Sumaika, is dependent upon the present input, and the system is also taking into consideration the previous and previous to previous input which we have given to the system already. And based upon these three, it process, operates, and give you an output. So such a system will be called as a causal system. अब बात समझ आ गई? अब इसके मुकाबले में हमने क्या कहा कि अगर ये नॉन कॉजल है, इसका मतलब है कि इसमें फ्यूचर की वैल्यूज भी इन्वॉल्व हैं। क्या इन्वॉल्व है? फ्यूचर वैल्यूज। तो क्या अवकाशा के लेफ्ट पे में कोई एग्जांपल आ सकती है एंटी कॉजल नॉन कॉजल सिस्टम्स की? इमेज प्रोसेसिंग, वेरी राइट। क्या है? इमेज, क्योंकि इमेज में यू पुट द होल इमेज इनटू योर मेमोरी एंड देन यू प्रोसेस इट, so you know the present values, you know the past values, and you know the future values as well, and these future values make this system as a non-causal, makes the system as a non-causal. प्लीज क्वेश्चन नहीं समझ आया? स्टूडेंट कैसे नॉन कॉजल सिस्टम हुआ? फ्यूचर नहीं पता? अगर फ्यूचर पता तो इनको पेपर बता दो, सारे पेपर इनको दे दो कि ये पेपर है, ठीक? तो मोस्टली नॉन कॉजल सिस्टम्स आर अज्यूम्ड टू बी नॉन रिलायजेबल, क्योंकि फ्यूचर वैल्यूज नहीं पता होती, ठीक है? लाजमी तौर पे अगर इक्वेशन वाइज मैं इसको लिखूं तो इट विल बी समथिंग, प्लीज, y of n is equal to maybe the present value, maybe the future present past value, and the problematic one is +3. तो your nth value के लिए you need the n plus 3th value to calculate it. So that makes
दिस सिस्टम एज नॉन कॉजल। इसलिए मैंने लिखा है कि इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम इज द नॉन एग्जांपल ऑफ ए नॉन कॉजल सिस्टम। और फिर यहां पे हमसे जर्लिस्ट ने पूछा कि एग्जांपल दो, तो एग्जांपल दे भी दी, और यहां पे भी आप देख सकते हैं कि व्हाट यू आर टेकिंग इट 2n or n+2, that is making the system as a non-cause। जना उसके बाद अगेन एक दफा आमना कहती है मत पढ़ाएं, पढ़ा हुआ है लीनियर सिस्टम एंड नॉन लीनियर सिस्टम्स which obeys principle of which obeys the principle of superposition, which includes additivity and scaling homogeneity, पढ़ा हुआ है ना, and which doesn't obey will be called as a non-linear system। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, इसलिए हम इस पे दोबारा टाइम नहीं लगा रहे। नाउ कम्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, another interesting topic, which is called time invariant। time invariant, which is all, and in the discrete time, basically the time is replaced by n, and we shift the n। That the reason it is also called shift invariant or shift variant। तो आपको चाहे कह दिया जाए शिफ्ट वेरिएंट या टाइम वेरिएंट, डोंट बी कंफ्यूज्ड, सेम थिंग। ठीक है उमर, अब इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि हमने देखना यह है, जैसे यहां पे आपको नजर आ रहा है कि आई एम गेटिंग एन इनपुट and output y of n, and that output I am getting by transforming my input। Now what I did here, ladies and gentlemen, I shifted the input by k samples। What happened to my output? My output also shifted by the same। If it obeys this one, it means that इस शिफ्ट के साथ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये टाइम इनवेरिएंट है, ये शिफ्ट इनवेरिएंट सिस्टम है। लेकिन अगर टाइम की शिफ्ट के साथ या सैंपल्स की शिफ्ट के साथ कोई फर्क पड़ता है, तो देन इट विल बी कॉल्ड एज ए टाइम वेरिएंट सिस्टम। एग्जांपल अगेन, और ये जो इनवेरिएंट सिस्टम है इसको फिक्स सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिक्स्ड है। ठीक है, ओके। अब एग्जांपल, क्योंकि ये वाली बात तो आसान है कि अगर हम लेट करें, हम टाइम 2 सेकंड के बाद एक इनपुट देते हैं उसको, तो वो उस वक्त ग्लो करेगा। अगर हम 2 सेकंड के बाद फर्दर देते हैं तो वो दोबारा ग्लो करेगा। यानी कि टाइम के साथ जैसा टाइम है उसके मुताबिक वो हमें आउटपुट दे देगा। दैट्स ग्रेट। लेकिन इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ योर एरोप्लेन, एरोप्लेन में आपको पता है कि काफी ज्यादा फ्यूल डाला जाता है, क्योंकि इट माइट हैव टू ट्रैवल मे बी 7 आवर्स। तो जब इसका मतलब जब वो उड़ रहा होता है, स्टार्ट करता है अपनी जर्नी, तो आप मेरी इस बात से मानेंगे कि उस वक्त क्योंकि उस पर लोड ज्यादा है, तो फॉर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन इट इज जनरेटिंग लेस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज माय आउटपुट। 7 घंटे के बाद, हवा में 7 घंटे रहने के बाद उसका फ्यूल तकरीबन खत्म हो चुका है, लोड कम हो गया है। अब उतनी फ्यूल के, अगर मिसाल के तौर पे 10 लीटर की हम एग्जांपल ले रहे हैं, आई गिव 10 लीटर ऑफ फ्यूल टू द एरोप्लेन, इट विल जनरेट मोर एक्सेलरेशन, क्योंकि लोड कम हो गया ना। तो माय एक्सेलरेशन इज which means the output is dependent upon the shift in time। So that become an example of time variant system। लेकिन खुशी की बात ये कि हमारा कोर्स, हमारा टॉपिक लीनियर
और टाइम इनवेरिएंट के साथ अपना अगला सारा सफर गुजारेगा. That's the reason we will be concentrating on LTI systems only, linear and time invariant. Clear? Then is, ladies and gentlemen, stable, unstable, stable, unstable system. Very important from the system perspective. All are important, but this is also very important. उमर, इसको याद रखने के लिए आप एक 4 वर्ड याद रख लें तो दैट विल बी वेरी सिंपल. बीबो, बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड आउटपुट. बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड आउटपुट. क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि इफ योर इनपुट is less than or equal to some value and not greater than that at all, it is a positive real value, number one. And if you give this input to a system, it gives you an output which is again less than or equal to some value which is less than infinity, which is less than a infinity. इसका मतलब है कि you are giving an input which is bounded, which is creating an output which is bounded. If a system obeys these two things, we will call the system as a stable system. यही चीज मैंने जब आपको अल्फा के साथ खिलाया तो अल्फा की एक वैल्यू मैंने कहा कि 1 से ऊपर लो, यहां पे लो, याद आ रहा है? और यहां पे जब लिया था तो आपका जो सिग्नल था दैट वाज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, विच मींस कि आप उसको किसी वैल्यूज के साथ फिक्स नहीं कर सक रहे थे. इसका मतलब कि अगर ये इनपुट आप देते हैं अपने सिस्टम को तो योर सिस्टम इनपुट इज नॉट बाउंडेड. And if the input is not bounded, how you can say that the output will be bounded? So which means your system is not obeying the BIBO or BIBO. That's the reason it makes the system as unstable. Clear? इसकी एक और भी अच्छी डेफिनेशन है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इंपल्स रिस्पॉन्स. क्या? इंपल्स रिस्पॉन्स. सुमाइका, क्या होता है इंपल्स रिस्पॉन्स? होता यह है इंपल्स रिस्पॉन्स कि अगर हम एक इंपल्स यानी यूनिट सैंपल अप्लाई करें अपने एक सिस्टम को, कोई भी सिस्टम, and it give you an output, and whatever the output is, that is called impulse response. What we call it, and that is represented by h of n. That is the definition. You apply an impulse and get a response. That response is called impulse response. Now, ladies and gentlemen, यही बात आपने इसके साथ बांध देनी है बीबो क्राइटेरियन के ऊपर कि इफ summation of your h of n is less than infinity, you have the system, it has an h of n. If this h of n, अभी बताया कि h of n क्या है, if you sum up them, if it is less than, if it is bounded, your system is a bounded system. Your system is a stable system. Which means you apply this, get a response. Check the sum of the, whatever the responses are, sum of them up. If they are bounded, your system is stable. क्यों काशा? क्यों उमर? मूसा? क्लियर है? आयशा? नहीं क्लियर? आशा ऐसे ऐसे बताती होती है कि आदमी को क्लियर होता है कि ये दोनों तरफ जाना चाहती है. ऐसे ही है ना?
कहती है ना इधर रहना चाहती हूँ ना इधर रहना चाहती हूँ, बाउंड्री इज द नाइस प्लेस। जी बच्चे। अच्छा, चलिए ठीक है। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि आपको समझ आ रही है तो दैट इज गुड, नहीं समझ आ रही तो दैट इज समथिंग टू डेफिनेटली दैट इज द टाइम टू एक्सप्लेन इट फर्दर। लेकिन अगर आप पे कोई वो नहीं देंगे तो देन इट विल बी अ नॉट समथिंग इंटरेस्टिंग। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बात करेंगे। वेरी सिंपल पेपर। एक चीज तो मैं आपको कहूं कि मोस्टली जो मैंने ऑब्जर्व किया कि आप लोगों में एक क्वालिटी की कमी है, एंड दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। आप पेपर को पहले 5 मिनट में 10 मिनट में देखना पसंद ही नहीं करते। आप जो भी क्वेश्चन नंबर 1 है उसके साथ बिस्मिल्लाह करना चाहते हैं। और जब तक के जब तक के आपका साथी आपको पहले सवाल का जवाब नहीं बता देता, आप उस दूसरे सवाल पे जाना पसंद नहीं करते। हो सकता है उस वक्त उसने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हों, और फिर आप आखिर में जाके जब दबाने की कोशिश करते हैं, पता चलता है कि जी हाफ द टाइम इज ओवर या 30 मिनट लेफ्ट, तो फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं होता, जो आते हैं वो भी नहीं होते। तो आपके सवाल पेपर में जो क्वेश्चंस होंगे, दे विल बी नंबर 1 सम एमसीक्यूज, सम ट्रू फॉल्स, some very basic definitions, may be or may not be, and problems। प्रॉब्लम में यही कि खिजरा ये सिग्नल कौन सा है, ये सिस्टम कौन सा है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करो, वगैरह वगैरह। और आप लोग जवाब देते रहे। इसका मतलब मैं आपको थ्रू आउट द सेशन इन चीजों के लिए ट्रेन करता रहा कि जी ये इन बात लाइनों पे सोचो। तो आई विल बी सिमिलर कि बेस्ड ऑन सम वर्क you will be giving your comment about the situation। लेकिन मोस्ट ऑफ द मार्क्स विल बी हेयर। मेरे स्टूडेंट माशाल्लाह आधे से ज्यादा टाइम जो है एमसीक्यूज पे गुजार देते हैं। को क्यों रुके हुए हो, कहता है साथ वाले से पूछा अभी तक इसने जवाब नहीं दिया। तो मैं भी रुका हुआ हूं कि जब तक जवाब नहीं देगा आगे नहीं जाऊंगा। तो पता चलता है कि जनाब लेट करें कि अगर 15 मार्क्स के एमसीक्यूज थे तो चाहिए तो ये कि आप उसको 10 मिनट में हो, जितना भी हो गया डेट ग्रेट, गो टू द मार्क्स जहां पे लेट करें के 85 मार्क्स पड़े हैं। उसको तो आप टाइम ही, उसको तो आधा टाइम आपने एमसीक्यूज में और इधर उधर से ट्रू फॉल्स में, उसे कहते हैं जी इसने इशारा करना था, वो इशारा अभी तक ये नहीं कर रहा। ट्रू का ये इशारा है और फॉल्स का ये था, अभी तक ये कर नहीं रहा, इसलिए मैं रुका हुआ हूं। मार्क्स कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर, इट विल बी 20% ऑफ द होल एग्जाम। तो चाहे वो लेट करें 60 नंबर का पेपर है कि चाहे वो 70 का है, इट डजेंट मैटर एनीथिंग। जी ये में भी मैंने कितने बताए, एक क्वेश्चन बताया है। जरा बोलो जी हमने कौन कौन से क्वेश्चन बोले। देखें जी वो कहते हैं 4 हैं, आप कहते हैं एक ही है। ठीक है। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि आपको सर उठाने का भी टाइम नहीं दूंगा। ये जो एमसीक्यू इधर उधर से करने का है ना, जो करवाएगा वो भी लॉस में जाएगा। तो इसलिए अपने काम पे तवज्जो देना उस वक्त ही बेहतरीन रास्ता होगा। और अगर कोई डेफिनेशन कोई ऐसी चीज भी होगी अगर, तो ये वो आपके नॉलेज को टेस्ट करेगी, इंस्टेड ऑफ दिस इसको टेस्ट नहीं करेगी कि आपने रट के क्या आए हो। है कोई क्वेश्चन जी आपकी तरफ से अब? नो। अभी तक जो किया है दैट इज इंक्लूडेड जी। डे 1 से डे दिस तक, दैट इज पार्ट ऑफ द मिड टर्म एग्जाम। जी। जी बिल्कुल। हाँ, या बाज केसेस में ऐसा होता है कि सिग्नल में नॉट बी इवन एनर्जी। जैसे मिसाल के तौर पे यू ऑफ एन है, तो आप इसको अगर आप सॉल्व करें
तो यू विल फाइंड कि जी ये तो ना एनर्जी है ना पावर है। तो बाज ऐसे सिग्नल्स होते हैं, लेकिन आपको इन दोनों में से कोई ना कोई दिया जाएगा। ठीक है, तो अटेंडेंस कर लेते हैं जी। शायान बोलता है कि जनाब पेपर जो है वो आसान रखिएगा। तो हमने कहा पेपर हमने पहले से ही आसान बनाना है जी।